हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जय शेषाद्री राव और मेरे बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैं एक यूपीएससी का मेंटर हूं। तो अभी तक मैं लगभग 5000 प्लस स्टूडेंट्स को मेंटरशिप प्रोवाइड किया हूं। तो जो भी मेंटरशिप दे रहा था मैं, वो ऑफलाइन मोड था, अभी तक ऑफलाइन दे रहा था मैं। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सबको ऑनलाइन मेंटरशिप भी अवेलेबल रहेगा मेरा। तो खास करके जो भी स्टूडेंट्स डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, मेनली CDS हो, FCAT हो, एंड मेनली फॉर CAPF, अगर CAPF के लिए कोई, आर्म्ड फोर्सेस के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। तो उनके प्रिपरेशन थ्रू मैंने कैसे उस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है, कहाँ से शुरू करना है, ये सारी डिटेल्स कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ऐसा एक एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीएससी हर साल इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ करती है। और ये जो एग्ज़ाम है, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है ग्रेड वन की एग्ज़ाम है। अगर ये एग्ज़ाम अगर क्लियर करते हैं आप, डायरेक्ट ऑफिसर बनोगे, ऑफिसर। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम क्या है, उसका डिटेल्स क्या है, एक बार हम देखते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है वो है यूपीएससी CAPF AC। यूपीएससी डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए CAPF का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो इसमें आपको और एक डाउट भी रहेगा, सर अगर डायरेक्ट AC का एग्ज़ाम यूपीएससी, डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट की एग्ज़ाम अगर यूपीएससी कराती है तो इसका जो कांस्टेबल एंड इंस्पेक्टर लेवल की एग्ज़ाम होती है वो कैसा होता है। तो ये दो एग्ज़ाम को SSC कराती है। SSC माने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, GD एंड CPO। ठीक है, तो ये दो एग्ज़ाम को SSC कराती है और यूपीएससी जो है ओनली ग्रेड 1 ऑफिसर रैंक जो पोस्ट होती है तो उसी के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के लिए ही ये कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो इसका भी हम डिटेल्स जानेंगे हम। अगर कोई स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है, अगर GD में या फिर CPO थ्रू इंस्पेक्टर ज्वाइन करना चाहता है SSC क्रैक करके, तो उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसका सिलेक्शन क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें हम अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम CAPF AC के बारे में जानेंगे। हम डायरेक्ट ये जो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है तो उसके लिए जो भी डिटेल्स है हम एक बार देख लेते हैं। तो CAPF मैंने क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल CAPF क्या है, तो इसमें क्या क्या रहते हैं, कितने फोर्सेस रहते हैं और उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं उसके बारे में। और एक चीज़ है, इस एग्ज़ाम को देने के लिए एक एज क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी रहता है। तो हर एक स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता है। तो वो एज क्राइटेरिया क्या है, वो क्वालिफिकेशन क्या है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, वो भी डिटेल्स हम देखेंगे। और इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कितने स्टेजेस में कंडक्ट कराती है, ठीक है, उसका पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है मेनली, वो भी देखेंगे। और इस एग्ज़ाम के लिए कुछ फिज़िकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि नहीं, क्वेश्चन मार्क है। अगर होते हैं तो वो क्या है, क्या फिज़िकल स्टैंडर्ड्स चेक करती है और मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है क्या क्या आपको मैच करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए, तो वो भी हम देखेंगे। पहला जो है व्हाट इज़ CAPF। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक बार एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेंगे हम। तो व्हाट इज़ CAPF माने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। अगर यदि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं CAPF का एग्ज़ाम, तो इस 5 विंग में से कोई एक विंग में आप असिस्टेंट कमांडेंट रैंक पे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 विंग रहेंगे। तो वो है यहाँ पे एक, देखिए आप देख सकते हैं बोर्ड में
छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिटेल्स में लिखा हूँ हर एक फोर्स के बारे में, उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है एक बार देख लेते हैं। तो 5 फोर्सेस जो है वो है CRPF, CISF, BSF, SSB एंड ITBP। CRPF माने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF माने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड SSB मीन्स सशस्त्र सीमा बल एंड ITBP इज इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, ये 5 विंग है। तो इनके महत्व क्या है एक बार जान लेते हैं। CRPF क्या करती है, इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है पहले देख लेते हैं। तो मेनली CRPF जो है तो ऐसा फोर्स है जो लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करती है। इलेक्शन सिक्योरिटी, इलेक्शंस जब होते हैं इलेक्शंस के टाइम पे ठीक है सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। क्राउड एंड रियोट्स, कभी भी दंगा फसाद होते हैं तो उस टाइम पे कंप्लीटली कंट्रोल करती है उन एक्शंस को। और मेनली टेररिज्म एक्टिविटीज़ और नक्सल एक्टिविटीज़ जो होते हैं तो उनको कंट्रोल करती है मेनली कंप्लीटली। ये जो CRPF जो है ना मेनली नक्सल एरियाज़ जो होते हैं ठीक है तो वहीं पे इनका बटालियंस जो है ज़्यादातर डिप्लॉय होते हैं। और रेस्क्यू एंड रिलीफ, कभी भी इमरजेंसी सिचुएशंस आते हैं जैसे फ्लड्स हो गए या फिर कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ हो गए ठीक है तो उस टाइम पे रेस्क्यू और रिलीफ रेस्क्यू टीम जैसे इनका फोर्स डिप्लॉय किया जाता है और सब लोग को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है CRPF के लिए। नेक्स्ट कमिंग टू CISF। CISF मैंने क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसी में आपको पता चल जाता है कि ये फोर्स क्या करता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है मेनली जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडियन माने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेनली मान लो एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स ठीक है। अब देख सकते हो जब भी अगर आप एयरपोर्ट गए हैं ठीक है तो वहाँ पे कंप्लीट CISF के फोर्सेस रहते हैं जो एंट्री एग्जिट में चेकिंग वगैरह जो भी होता है तो कंप्लीट CISF अंडर में होता है। हर एक एयरपोर्ट में CISF का ही रोल होता है ठीक है। और मेनली जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट को या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ठीक है तो ऐसे चीज़ों को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है CISF ठीक है। और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, स्टील प्लांट्स होंगे ठीक है और स्पेस सेंटर्स कुछ हैं तो उन सारी चीज़ों को CISF सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइम भी इनका फोर्सेस जो है डिप्लॉय किया जाता है और इंटरनल सिक्योरिटीज़ भी देखते हैं ठीक है। ये हो गया CISF के लिए। BSF जो है मेनली जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट करती है मेनली इंडिया पाक ठीक है बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है BSF। तो वहाँ पे सिक्योरिटी जो बॉर्डर्स में जो इलीगल एक्टिविटीज़ होते हैं तो उनको प्रिवेंट करती है, स्मगलिंग और जो माइग्रेशन चेक करती है जो भी इन एंड आउट होते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स में तो वहाँ पे माइग्रेशन की जो भी है तो वो चेक होती है। स्मगलिंग, इलीगल एक्टिविटीज़ और इनफिल्ट्रेशन माने जो माने आउट ऑफ इंडिया में जो भी है तो वो ज़बरदस्ती अगर इंडिया में घुसना चाहते हैं तो उन लोग को रोकते हैं तो मेनली वो चीज़ देखते हैं ठीक है। और इंटेलिजेंसी सपोर्ट भी करती है BSF बॉर्डर्स में ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और SSB मैंने क्या बोला, मैंने सशस्त्र सीमा बल। मेनली ये जो इनका जो फोर्स है ना वो है
नेपाल एंड भूटान बॉर्डर्स में इनके फोर्सेस डिप्लॉय होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी इलीगल एक्टिविटीज़ होते हैं और उनका जैसे क्राइम हो गया, स्मगलिंग, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, और फेक करेंसी वगैरह, नेपाल और भूटान बॉर्डर से अगर कोई फेक करेंसी लेके आता है या फिर इलीगल एक्टिविटीज़, ड्रग्स, स्मगलिंग, माफिया, ये सारी चीज़ें, तो ऐसा एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करता है। मेनली एसएसबी का वो काम होता है, ठीक है। और आईटीबीपी, आईटीबीपी मीन्स इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। चाइना एंड इंडिया का बॉर्डर में इनकी फोर्सेस डिप्लॉय होते हैं। ये जो है हिमालयन रेंजेस जो है हमारा, तो उनको प्रोटेक्ट करती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे। मेनली आप हर साल देखते होंगे न्यूज़ में, जो नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ में बहुत सारे फ्लड्स, ठीक है, और माउंटेन स्लाइडिंग्स वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो उस टाइम पे इनके फोर्सेस डिप्लॉय किया जाता है, तो वहाँ पे ये फोर्स बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं सिविलियंस के लिए, ठीक है। और मेनली इनका जो काम होता है ना, हाई एल्टीट्यूड में होता है। अगर कोई पूरा माने माइनस डिग्रीज में कंप्लीट हिमालयन रेंजेस में करना है, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ में हाई एल्टीट्यूड में अगर काम करना है, ठीक है, तो वो लोग इस फोर्स को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेनली जो काराकोरम से जचपला, ठीक है, जो रेंज है काराकोरम माने लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल 3500 किलोमीटर्स जो बॉर्डर लाइन है, मेनली आईटीबीपी वो बॉर्डर प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है हर एक फोर्स के बारे में। एक एक फोर्स के बारे में और भी हम डीप डिटेल्स जानेंगे, इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं, इनका लाइफस्टाइल कैसे होता है हर एक फोर्स का, ठीक है। तो इनका सैलरीज क्या है, और इनका जो माने प्रमोशंस होंगे कौन से बेसिस में होंगे, कितने जल्दी होंगे, इनके लाइफस्टाइल्स कैसे होते हैं। और भी इनमें कुछ स्पेशल फोर्सेस है जैसे एनएसजी, एसएसजी, ठीक है, और कोबरा कमांडो। तो कौन से फोर्सेस में रहते हैं स्पेशल फोर्सेस जो, तो उनके लिए, ठीक है, अलग से मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जो कि हर एक फोर्स के बारे में, कब शुरू हुआ है फोर्स, ठीक है। तो अभी तक इनके जो भी माने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है क्या क्या है, ठीक है, तो कहाँ कब से शुरू हुआ है, अभी तक क्या क्या इन्होंने किया है, हर एक फोर्स के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो भी लेके आऊँगा आपके पास। बस ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो व्हाट इज़ सीएपीएफ मैंने, ठीक है, तो ये हो गया। सो व्हाट इज़ सीएपीएफ। तो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम, वो क्या है, एज क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी, ठीक है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए कुछ एज क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी है, वो क्या है एक बार देख लेते हैं। तो इसमें मैं कुछ डिटेल्स लिखा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो उससे पहले इस एग्ज़ाम को देने के लिए मिनिमम जो एज रिक्वायरमेंट है वो 20 प्लस 20 ईयर्स होनी चाहिए, एंड क्वालिफिकेशन रहेगा एनी डिग्री, कोई भी ग्रेजुएट कोई भी स्ट्रीम से अगर किया है तो वो एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है। और कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनको जो मैक्सिमम एज लिमिट है उनका वो है 25 ईयर्स, और ओबीसी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है। 25 + 3 माने 28 ईयर्स तक मैक्सिमम वो एलिजिबल है। और SC ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। 25 + 5 = 30 ईयर्स, इनका मैक्सिमम एज लिमिट है, 30 ईयर्स तक दे सकते हैं। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, तो इनका भी एज लिमिट जो है जनरल जैसे ही रहेगा 25 ईयर्स। बस इनका एक प्लस पॉइंट है, वो है
एट द एंड ऑफ द फाइनल कट ऑफ, जब ये पूरा एग्ज़ाम हो जाता है, सारी चीज़ें सारे स्टेजेस क्लियर करने के बाद जो फाइनल कट ऑफ आती है, तो उस टाइम पे कुछ मिनिमम परसेंटेज की रियलाइजेशन मिलेगा फाइनल कट ऑफ में। वो क्या है वो अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी उसका, वो अलग से बात। और एक्स सर्विसमैन, सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉयज़, जो एक्स सर्विसमैन है और सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉयज़ है, अगर वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है तो उन लोग के लिए भी +5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, ठीक है, और इनका कुछ क्लॉज अलग से रहते हैं। ठीक है, तो वो बेनिफिट्स क्या है, एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट्स क्या है, तो ये एक्स सर्विसमैन और सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉयज़ का ये जो फर्स्ट +5 इयर्स का जो एज रिलैक्सेशन है, ये तो पक्का है, ये तो मिलेगा। ठीक है, तो बट कुछ क्लॉज है, वो क्या है, वो बेनिफिट्स क्या है, किस किस को मिल सकता है। ठीक है, वो एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो वो आप चेक कर लेना, जो एक्स सर्विसमैन है और सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं, तो जो उनको जो डिटेल्स चाहिए तो उस वीडियो में मैं अलग से बनाऊंगा, तो उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एज क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी है, जो बेसिक चीज़ें हैं, माने जो स्टूडेंट्स एलिजिबल है तो वो रहेगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए तो मिनिमम जो है एज क्राइटेरिया रहेगा वो 20 इयर्स है और एनी डिग्री होनी चाहिए। अगर और एक चीज़ है, अगर कोई डिग्री फाइनल ईयर में है तो भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है, मगर उसका एज जो है 20+ इयर्स होनी चाहिए। फाइनल ईयर में भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए। तो अगला जो है वो है क्या है, एग्ज़ाम। मैं आपको बताया था यूपीएससी कितने स्टेजों में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। देखिए टोटल 3 स्टेज होते हैं इसमें। पहला स्टेज जो है रिटन एग्ज़ाम है, दूसरा जो है पीईटी एंड मेडिकल, एंड तीसरा जो है इंटरव्यू। ये तीनों स्टेजेस को आप क्वालिफाई करना है आपको, तभी आप ऐसी बन सकते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। और ये जो डेट्स मैंने बताया है, लिखा हूँ मैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। अगर कोई इस एग्ज़ाम को देना चाहता है, ठीक है, तो इस साल का तो इसका एग्ज़ाम हो चुका है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मगर अगला साल जो इस एग्ज़ाम को देना चाहता है उसका इस एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो है 5 मार्च 2025 को नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगा यूपीएससी। और इसका लास्ट डेट जो है फिल करने के लिए 25 मार्च 2025। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 3 अगस्त को होगा एग्ज़ाम। अगर 2025 एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी से, अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर कोई नहीं कर रहा है तो अभी से शुरू कर लीजिए, बहुत टाइम है अभी, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो इस एग्ज़ाम को। ठीक है, तो ये 3 स्टेज क्या है, रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एक बार देखेंगे हम। स्टेज 1 जो है रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम में आपको 2 पेपर होते हैं, एक है पेपर 1, दूसरा जो है पेपर 2। ठीक है, पहले पेपर 1 देख लेते हैं। पेपर 1 में क्या क्या रहेगा, पेपर 1 क्या है। पेपर 1 जो है कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप है। मैंने मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपको, टोटल 125 क्वेश्चंस, 250 मार्क्स, माने ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है, टोटल 250 मार्क्स। और अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 नेगेटिव भी जाएगा, माने एक क्वेश्चन 2 मार्क्स है ना, अगर गलत करते हैं
तो 0.667 आपका नेगेटिव जाएगा अगर गलत करते हैं। सही करते हैं तो 2 मार्क आएंगे आपको, 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर 1। और इसमें सिलेबस क्या रहेगा, पेपर 1 का सिलेबस क्या है? पेपर 1 में जो सिलेबस रहेगा वो है कंप्लीट जनरल स्टडीज़। क्या है वो? जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो है इंडियन पॉलिटी, कंप्लीट पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा आपको। अगला जो है ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड, दोनों पढ़ना है आपको। नेक्स्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है, तीनों पढ़ना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है जनरल साइंस। जनरल साइंस में भी आपको 3 आएंगे फिर से, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये जो जनरल साइंस है आपको बेसिक साइंस पूछेंगे जो आपने 10th क्लास 11th 12th तक पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे आपको। अगला जो है मैथ्स एंड रीजनिंग। ये भी आपको बेसिक मैथ्स रहेंगे, 10th क्लास तक जितना अभी आपने मैथ्स किया है, ठीक है, तो उसके ऊपर ही मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस बनेंगे आपको। इकोनॉमी, ठीक है, तो ये जो 6 सब्जेक्ट्स होंगे ये मेन सब्जेक्ट्स पेपर 1 के लिए। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स और करंट इश्यूज जो भी है तो उसको भी पढ़ना है आपको। मेनली लास्ट 6 मंथ्स की जो करंट अफेयर्स है CAPF के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मगर अगर ट्रेंड देखा जाए तो पिछले 2-3 साल से लास्ट 10 मंथ्स की करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप 2025 एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी से मान लो हर साल इसका एग्ज़ाम जो है अगस्त में होती है, तो अगस्त के बाद सितंबर से, फ्रॉम सितंबर से लेके जुलाई तक आपको प्रिपेयर करना है। ऑलमोस्ट 10 to 11 मंथ्स, 10 to 11 मंथ्स की करंट अफेयर जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो उसमें आपको मेनली डिफेंस रिलेटेड जो न्यूज़ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो न्यूज़ है, ठीक है, और पॉलिटिकल इश्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ जो है, और इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, और इंटरनल सिक्योरिटीज़, और मेनली जो ऑथर्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो इवेंट्स हैं, करंट इवेंट्स हैं, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। नाउ कमिंग टू पेपर 2। पेपर 2 जो है ना, इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी ये जो है कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, मैंने आपको लिखना है आपको कंप्लीटली। इसमें कोई मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, ठीक है। पार्ट ए में जो है वो एसेस है, इसमें आपको 6 एसेस देंगे आपको, उसमें से आपको 4 एसे लिखना है। और ये जो एग्ज़ाम जो है ना, दोनों मेन एंड वुमेन दोनों दे सकते हैं, और इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में ये पेपर होती है,
यूपीएससी इसको इंग्लिश और हिंदी में कंडक्ट कराती है। पेपर 1 जितना भी 125 क्वेश्चंस है आपको हिंदी एंड इंग्लिश में आएंगे। आपको जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है तो वो भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एसेस जो है वो 4 लिखना है, 6 देंगे आपको। तो वो ये जो 4 ऐसे है, ये भी इंग्लिश या फिर हिंदी ऑप्शन रहेगा। जो हिंदी में अच्छा कमांड है उनका तो वो हिंदी में लिख सकता है ऐसे, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में लिख सकता है, राइट। पार्ट बी में क्या क्या आएंगे देखेंगे एक बार। ग्रामर, पहला सेशन जो है ग्रामर। ग्रामर में आपको बेसिक ग्रामर नॉलेज आपको चेक करेंगे, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, रीराइटिंग ऑफ द सेंटेंसेस, एरर डिटेक्शंस, फ्रेजल वर्ब्स, प्रेपोजिशंस, ये सब आएंगे आपको ग्रामर में, ठीक है। अगला जो है कॉम्प्रहेंसिव पैसेज, ठीक है। एक पैसेज दिए जाएंगे आपको, तो उसको पढ़ के समझ के नीचे क्वेश्चंस भी रहेंगे, उसको आंसर करना है। कॉम्प्रहेंसिव पैसेज रहेगा एक। दूसरा जो है प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग माने आपको एक ऐसा एक फॉर्मेट दिया जाएगा आपको, ठीक है। ये सब बॉक्सेस जैसा रहेगा एक फॉर्मेट। तो उससे पहले प्रिसाइज राइटिंग में भी आपको कॉम्प्रहेंसिव जैसे एक पैसेज रहेगा आपको, ठीक है। 200, 250, 300 वर्ड्स के एक पैसेज रहेगा, कंप्लीट एक पैराग्राफ रहेगा। तो उसको पढ़ के समझ के आपको 1/3 में कन्वर्ट करना है, कंप्लीट पैराग्राफ पैसेज को 1/3 में कन्वर्ट करके आपके ओन वर्ड्स में, उसमें मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ओन वर्ड्स में कन्वर्ट करके जितना भी 1/3 में जो कंटेंट आप कन्वर्ट करते हैं, तो वो पूरा 1/3 का जो कंटेंट है इसमें आपको फिल करना है वर्ड्स, एक एक बॉक्स में एक एक वर्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिसाइज राइटिंग। नेक्स्ट जो है रिपोर्ट राइटिंग। आपको एक टाइटल दिया जाएगा, ठीक है, करंट इवेंट्स के ऊपर या फिर करंट इश्यूज जो भी रिसेंटली हुए हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर एक टाइटल या फिर एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, तो उसके ऊपर आपको रिपोर्ट बनाना है, रिपोर्ट लिखना है। उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, क्या रहेगा, प्रिसाइज का फॉर्मेट कैसा रहेगा, ठीक है, रिपोर्ट कैसे लिखना है आपको, ये सब मैं अलग अलग से एक एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिपोर्ट। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट राइटिंग, तो इसमें भी आपको एक स्टेटमेंट टाइटल दिया जाएगा आपको, मेनली करंट रिलेटेड या फिर जनरल स्टडीज़ के जो भी सब्जेक्ट्स है उसके रिलेटेड भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसको ये आर्ग्यूमेंट राइटिंग माने उस टाइटल, जो भी टाइटल दिया जाता है उसका प्रोस एंड कॉन्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखना है। माने 5 से 6 पॉइंट आपको फर लिखना है और 5 से 6 पॉइंट अगेंस्ट भी लिखना है। तो वो हो गया आपका आर्ग्यूमेंट राइटिंग, ठीक है। तो ये हो गया टोटल आपका पेपर 2 का जो भी है सिलेबस है। इसका कितना मार्क्स है, 200 मार्क्स। पेपर 2 का 200 मार्क्स और टाइम लिमिट है आपको 3 आवर्स। 3 आवर्स का टाइम लिमिट दिया जाएगा। ये 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट पार्ट ए और पार्ट बी आपको कंप्लीट करना है। और पेपर 1 का जो टाइम है वो है 2 आवर्स। 2 आवर्स के अंदर टोटल 125 क्वेश्चंस करना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस, ठीक है। पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। और एक एक सब्जेक्ट के ऊपर भी एक डीप एनालिसिस करेंगे हम, लास्ट 5 to 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स निकाल के, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज आया है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। कंप्लीट एक प्रॉपर सिलेबस। पॉलिटी है, कंप्लीट पॉलिटी तो नहीं पढ़ना है ना आपको। तो पॉलिटी में जो यूपीएससी सीएपीएफ के लिए जो डिमांड है तो उसी को पढ़ना है,
ठीक है। तो ऐसे ही हम हर एक सब्जेक्ट के ऊपर एक एनालिसिस करके प्रॉपर सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है आपको, ठीक है, पूरा इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ठीक है, एंशिएंट मेडिवल और हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या है, ठीक है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कौन सी क्लास से आपको पढ़ना है, कंप्लीट साइंस कहाँ तक पढ़ना है, मैथ्स एंड रीजनिंग वो भी कौन सी क्लास से, कौन सी टेक्स्ट बुक से आपको पढ़ना है, कैसा रहेगा इनका टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, वो भी एक सिलेबस एनालिसिस करेंगे, सेम इकोनॉमी भी, ठीक है। और कमिंग टू पेपर टू बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है CAPF एग्ज़ाम में, ठीक है। और एक चीज़ है, जब आप पहले पेपर 1 चेक होता है, उसके बाद पेपर 2 चेक होती है। अगर पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं देन ओनली योर पेपर 2 विल बी इवैल्यूएटेड और एल्स नॉट, राइट। तो ये जो एग्ज़ाम है पेपर 1 जो है मॉर्निंग सेशन में होता है और पेपर 2 जो है आफ्टरनून सेशन, दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन में हो जाता है, ठीक है, एक चीज़ है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस। तो नेक्स्ट स्टेज देखते हैं क्या है, वो है स्टेज 2 PET एंड मेडिकल टेस्ट। PET माने क्या है, PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो कुछ फिजिकल्स हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, तो फिजिकल इवेंट्स हैं, तो इसको क्वालिफाई करना है। एक क्वालिफाइंग इन नेचर, इनके कोई मार्क्स नहीं रहेंगे, जैसे आपको पेपर 1 और पेपर 2 का मार्क्स है ना, तो इसमें कोई मार्क्स नहीं देंगे आपको, बस क्वालिफाई करना है। ये जो इवेंट्स हैं UPSC जो कंडक्ट कराती है, तो इस इवेंट्स को क्वालिफाई करना है। पहला जो इवेंट है वो है 100 मीटर रेस, मेंस के लिए 16 सेकंड्स के अंदर, 16 सेकंड के अंदर फिनिश करना है, और वुमेंस के लिए 18 सेकंड्स। नेक्स्ट 800 मीटर्स 3.5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है मेंस को, और वुमेंस के लिए 4.5 मिनट्स के। लॉन्ग जंप जो है 3.5 मीटर्स मेंस के लिए और वुमेंस के लिए 3 मीटर्स है, और इसमें 3 चांसेस मिलेंगे आपको लॉन्ग जंप में, ठीक है। अगर ये 3 चांसेस में अगर नहीं करते हैं तो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ठीक है। 3 चांसेस देंगे आपको लॉन्ग जंप के लिए। एंड कमिंग टू शॉर्ट पुट ओनली मेंस के लिए रहेगा, वुमेंस के लिए नॉट एप्लीकेबल है। और शॉर्ट पुट का जो वेट है, जो गोला आप फेंकते हो ना, तो उसका जो वेट जो है ना 7.26 kgs रहेगा। तो ये जो फिजिकल इवेंट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, इसको थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वंस यू क्लियर द रिटन, तो UPSC आपको फिजिकल के लिए बुलाएगा, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के लिए। तो गैप रहेगा आपको, जब भी रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हो, आपको रिटर्न का जब रिज़ल्ट आ जाता है, तो उसके बाद फिजिकल और मेडिकल होने के लिए आपको 1-2 महीना, मिनिमम 2 महीने का गैप रहेगा। तो उसके अंदर आप और फिजिकल और मेडिकल का जो तैयारी है बहुत अच्छे से करना है आपको, अगर ये फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई करना है। तो ये इवेंट जो है ना, इसको इसका गाइडेंस भी मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको, क्या कैसे करना है, इवेंट्स को क्वालिफाई कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजीज होते हैं, इनके प्रिकॉशंस क्या रहेगा, क्या लेना है आपको जब आप रेस 100 मीटर्स रेस करते हो या फिर 800 मीटर्स करते हो, ठीक है। अगर आप ओवरवेट हो, उसका क्या डाइट आपको फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें करना है, कैसे एक्सरसाइजेस होते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूँगा मैं। और लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट, ठीक है, ये कंप्लीट जो फिजिकल का स्टैंडर्ड्स हैं, अगर क्वालिफाई करना है तो। और अगर ऑलरेडी जो बंदा मैंने NCC में है, ठीक है, तो उनके लिए ये जो इवेंट्स है बहुत ही आसान रहेगा। जो नया अगर कभी ये शॉर्ट पुट या फिर लॉन्ग जंप नहीं किया है या फिर रनिंग वगैरह नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। एक मैं सजेशन देना चाहता हूँ, जो भी इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं अभी से,
तो डेली 1 आवर फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट एंड शुड आपको करना पड़ेगा। ये जो इवेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो इसका अभी से शुरू कीजिए आप। रनिंग वगैरह, लॉन्ग जंप एंड शॉट पुट प्रैक्टिस करना। कोई अच्छे से आसपास में अगर कोई ऐसा माने फिज़िकल एकेडमी है जो लॉन्ग जंप कराता है या फिर शॉट पुट कराता है, ठीक है, एथलीट है, रनिंग वगैरह कराते हैं, तो उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, वहाँ से आप कोचिंग भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इस इवेंट्स को क्वालिफाई करना है तो ठीक है। कुछ बच्चे रिटर्न क्लियर करके तो इस इवेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है उनको कैसे करना है, क्या करना है। तो अचानक आते हैं तो वहाँ पे इवेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अभी से रिटर्न एग्ज़ाम के साथ साथ आप डेली एक 1 आवर अगर फिज़िकल के लिए अगर टाइम दे पा रहे हैं तो आप इजीली आप फिज़िकल क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। और कमिंग टू दिस मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए मिनिमम एक हाइट की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम हाइट क्राइटेरिया है। वो है मिनिमम हाइट मेंस के लिए 165 सेंटीमीटर्स और वुमेंस के लिए 157 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू हाइट वेट मेंटेन करना पड़ेगा। वो वेट जो है, मिनिमम वेट जो है मेंस के लिए वो है 50 केजेस और वुमेंस के लिए 46 केजेस, ठीक है। और उसके बाद मेंस कैटेगरी में और चेस्ट चेक करते हैं, छाती 81 सेंटीमीटर्स नॉर्मल टाइम पे। जब आप ब्रीथिंग लेते हो तो 5 सेंटीमीटर्स एक्सपेंशन होनी चाहिए, ठीक है। टोटल 86 सेंटीमीटर्स। आई साइट, अगर आपको आई साइट है तो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो आप। प्लस और -4 तक अलाउ करती है यूपीएससी इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चों को ग्रीन रेड जैसे, रेड येलो जैसे ऐसे दिखता है। वहाँ पे मेडिकल टेस्ट करते समय चार्ट रहेगा, चार्ट में चेक करते हैं, ठीक है। तो एक कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नॉक नीस नहीं होना चाहिए एंड स्वेटी हैंड्स एंड पाम्स। एक्सक्यूज मी। फ्लैट फुट पर जिनका जो फुट है ना कंप्लीटली पूरा फ्लैट रहता है, एंगल होना चाहिए मिनिमम 15 डिग्रीज। अगर उससे कम होता है सो देन यू विल बी रिजेक्टेड। नॉकनीस भी, नॉकनीस कुछ स्टूडेंट्स मैंने ये समझते हैं कि नॉकनीस मैंने अगर दोनों पैर टच हो जाता है, गैप नहीं होता है तो नॉकनीस है। नहीं, जिनके घुटने जो होते हैं ना तो वो थोड़ा अंदर आ जाते हैं, अंदर आ जाके टच हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉकनीस। जो पैर टच हो जाता है वो समझते हैं ना स्टूडेंट्स, वो नॉकनी नहीं रहेगा। बस जो ओवरवेट है, ठीक है, थोड़ा उनका पैर टच हो जाता है, तो अगर वो वेट कम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक उनका गैप बन जाता है, ठीक है। तो अगर नॉकनीस का भी 15 डिग्रीज एंगल रहता है, वहाँ तक अलाउ करते हैं। वुमेन्स के लिए 20 डिग्रीज दोनों में, ठीक है। और स्वेटी हैंड्स एंड पाम्स, कुछ स्टूडेंट्स को क्या ना हाथों से और पैरों से पसीना निकलती है, स्वेटी रहता है पूरा, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, इंश्योर करना है आपको मेडिकल के टाइम पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप मेडिकल जाते हो, अगर ऐसा कुछ इश्यू है आपको तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उसके लिए एक मैंने डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, कुछ क्रीम्स वगैरह, ऑइंटमेंट्स वगैरह रहता है मेडिकल से जाने से पहले, तो उस क्रीम्स को, ऑइंटमेंट को लगाने से थोड़ा ड्राई रहता है आपका हैंड्स, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको नॉकनीस, एक चीज़ है, नॉकनीस जो है ना, अगर आपको नॉकनीस है, हल्का नॉकनीस है, तो उसका भी रेमेडीज़ है। क्या करना है आपको, फ्लैट फुट के लिए क्या करना है अभी से, ठीक है। तो ये जो है मिनिमम मेडिकल क्राइटेरिया है। इसके अलावा आपको फुल बॉडी चेकअप होगा,
ठीक है, फुल बॉडी चेकअप। और कुछ स्टूडेंट्स को वो भी ये भी डाउट रहता है, अगर सर मेरे हाथ में या फिर पैर में टैटूज़ वगैरह है वो अलाउ है कि नहीं, ठीक है। अगर मेरा कुछ और भी कुछ इश्यूज़ है बॉडी को लेके तो वो मैं एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो वो मैं अलग से और एक वीडियो बनाऊंगा, मैं पूरा मेडिकल का जो भी क्राइटेरिया है, अगर कोई स्टूडेंट स्किन डिसीजेस या फिर कुछ डीएनएस का प्रॉब्लम है या फिर कुछ सर्जरीज वगैरह है, ठीक है, करवाया है, तो वो एलिजिबल है कि नहीं, वो कंप्लीट एक डीप एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेके आऊँगा मैं। मेडिकल टेस्ट का जो क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट है, ये जो डिटेल्स में आपको बताया ना, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक मेडिकल टेस्ट जो क्राइटेरिया है ये क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। बस एक क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका कोई मार्क्स नहीं रहेंगे। ये हो गया आपका स्टेज 2 मेडिकल। जो है स्टेज 3, स्टेज 3 में क्या आता है, इंटरव्यू। इसका मार्क्स होते हैं 150 मार्क्स इंटरव्यू में। इंटरव्यू का 150 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू जो होता है कंप्लीटली माने आपको पर्सनालिटी टेस्ट बोल सकते हैं इसको, इंटरव्यू नहीं, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। तो जब आप रिटन क्लियर हो जाता है तो आपको डैफ फिल करना पड़ता है। डैफ माने डिटेल्ड एप्लीकेशन ठीक है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस डैफ में क्या होता है, आपका नाम, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, कम्युनिकेशन और प्रेजेंट एड्रेस पूछेंगे, आपका फादर की डिटेल्स, आपकी मदर अगर वो सर्विंग में है, प्राइवेट सेक्टर या फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर, उनका डिटेल्स कंप्लीट, कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका सैलरी कितना है, ठीक है। और आपका कैटेगरी जो है, अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसको आप फिल कर सकते हो, फिल करना है आपको, कौन से कैटेगरी से आप माने बिलोंग करते हैं, ठीक है। और यदि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले अगर कोई दूसरा कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, कौन से रोल पे काम कर रहे थे, आपका सैलरी कितना है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट, आपका बायोडाटा, आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, आपका हॉबीज़, अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, ठीक है, स्कूल टाइम में, इंटर टाइम में, कॉलेज टाइम में अगर कोई ऐसा अचीवमेंट्स आपने हासिल किया है या फिर अवार्ड्स कुछ जीते हैं आपने कोई कॉम्पिटिशन्स में वगैरह, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है वहाँ पे। मेनली आपका प्रेफरेंसेस, आपको टैब फिल करते समय प्रेफरेंसेस पूछेंगे, कौन से विंग में आप इंटरेस्टेड हो, कौन से विंग में आप जाना चाहते हैं एज असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। वो प्रेफरेंसेस 1 2 3 4 5, मान लो आप पहला CRPF, दूसरा SSB, तीसरा ITBP, नेक्स्ट BSF, CISF, ऐसा प्रेफरेंसेस दिए हैं आपने, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आपके जो फाइनल कट ऑफ में जो मार्क्स आती है फाइनल लिस्ट में, सब कुछ इंटरव्यू सब कुछ होने के बाद, अगर उस कट ऑफ के हिसाब से अगर CRPF फोर्स अगर अलॉट हो जाती है तो आपको CRPF अलॉट किया जाएगा। नहीं, उस मार्क्स के हिसाब से अगर CRPF नहीं होता है तो नेक्स्ट जो आपने प्रेफरेंसेस चूज़ किया है, मान लो SSB है, SSB दिया जाएगा आपको। तो ऐसे ही आपको प्रेफरेंसेस चूज़ करने के लिए इसीलिए बोलते हैं। तो मान लो अगर आपको जो भी प्रेफरेंस हमने चूज़ किया है, CRPF अगर आप जाना चाहते हैं, पहला प्रेफरेंस आपने दिया है, आपके हुए मार्क्स को अगर आ गया तो वेल एंड गुड, और एल्स
नेक्स्ट जो भी आपने प्रेफरेंस दिया है तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रेफरेंसेस भी आपको उसमें मेंशन करना है। और यूपीएससी का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो सीएपीएफ हो या फिर सीडीएस हो या फिर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कितने बार आपने अटैम्प्ट्स दिए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी मेंशन करना पड़ेगा उसमें आपको। और मेनली इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो कम्प्लीटली डैफ के ऊपर से, माने 80% ऑफ आपका इंटरव्यू जो है डैफ के ऊपर डिपेंड करता है। तो डैफ में क्या क्या भरे हैं देखो, आपने नाम से लेके आपका पूरा बायोडाटा, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी हॉबीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, आपका स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, ठीक है, सब कुछ रहेगा। तो ये काफ़ी नहीं है आपका पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए, आप किस तरीके के स्टूडेंट हो। मैंने ऐसी एक असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए जा रहे हैं आप, एक असिस्टेंट कमांडेंट में कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो चेक करेंगे आपके। तो इसीलिए मैं आपको पर्सनालिटी टेस्ट बोला हूँ मैं। तो एक एसी जो है ना, इसके अंडर में एक बटालियन रहता है, एक बटालियन में 120 से लेके 125 के करीबन आदमी रहेंगे, जो कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, सब लोग रहेंगे। कुल मिला के 120 से 125 लोग बनेंगे, उसको एक बटालियन बोलते हैं। अगर एक बटालियन को आपको हैंडल करना है एज ए असिस्टेंट कमांडेंट, तो क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाएगा, ठीक है, आप कितना स्मार्ट हो, जो भी क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है तो कितना स्मार्टली उसको हैंडल कर सकते हैं आप, कैसे दे रहे हैं आप, आपकी बोलने का तरीका, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आई कांटेक्ट है, पोस्चर्स जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक होती है आपको इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरव्यू। और ये जो इंटरव्यू में और एक चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट एनसीसी बैकग्राउंड से है, बी या फिर सी सर्टिफिकेट किया है, ठीक है, इनको 5% की रियलाइजेशन मिलता है इंटरव्यू के टाइम पे, राइट, ये नोट कर लीजिए। ऑलरेडी जो पहले से स्कूल टाइम से जो एनसीसी किया है, एनसीसी में पार्टिसिपेट किया है, और उसके पास अगर बी या सी सर्टिफिकेट है, तो इंटरव्यू के टाइम पे 5% की रियलाइजेशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट पर्सनालिटी टेस्ट हो गया। तो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, और प्रेशर में आप कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन को, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो आपकी जो कंप्लीट बटालियन है तो उनको कैसे आप गाइड करोगे उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो आप कैसे करते हो उसको। तो ये सारी चीज़ें आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा इंटरव्यू में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और भी कुछ क्वेश्चंस है, जैसे करंट इवेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, करंट अफेयर्स के ऊपर भी, रिसेंटली जो इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, देश में, तो उसके बारे में क्या आपका राय रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो कम्प्लीटली आपको इंटरव्यूअर जो है आपकी लेग्स को पुल करने के लिए कोशिश करेंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो आपको उनसे बच के बहुत ही अच्छे से और स्मार्ट से आंसर देना पड़ेगा। तो इसको इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, एक कंप्लीट डैफ कैसे आपको प्रिपेयर करना है, एक एक चीज़ को लेके, आपको नाम से लेके, ठीक है, सारी डिटेल्स, एक एक लाइन कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, एक कंप्लीट एक इंटरव्यू का एक वीडियो लेके आऊँगा मैं आपको, ठीक है। बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करेंगे हम, लाइन टू लाइन किस तरह की क्वेश्चंस पूछेंगे। और पिछले अभी 8 साल से ऑलरेडी मैं जो गाइड करते आया हूँ बच्चों को, इंटरव्यू में किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके जो डिटेल्स होते हैं, ठीक है, माने हर एक ऐसा नहीं है। तो जो माने वो उनकी जो बायोडाटा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है इंटरव्यूअर किस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक कंप्लीट डैफ को अच्छे से प्रिपेयर करना है, जितना भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है डैफ में A to Z कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसके दौरान अभी तो 2024 एग्ज़ाम जो दिए हैं, तो
वो डैफ फिल किए होंगे और डैफ की प्रिपरेशन भी हो रही है अभी, तो उनके रिगार्डिंग उसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट डिटेल्स अबाउट CAPF एग्ज़ाम के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो सब लोग को पसंद आया होगा। तो जो भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो उन तक पहुँचाएँगे आप सब लोग, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और जो प्रिपेयर कर रहा है इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है इस वीडियो उन बच्चों को, ठीक है। तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा नीचे, जो भी आपका डाउट्स वगैरह है इस एग्ज़ाम को लेके, तो उसका रिप्लाई ज़रूर आएगा। और जो पीछे जो स्क्रॉल हो रही है जो नंबर, तो उनसे भी, उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट है, ठीक है। तो आपकी हर डाउट को क्लियर करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो इस एग्ज़ाम के लिए अगर कोई प्रिपेयर करना चाहते हैं और नहीं किया है, और जो मैंने पूरा जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद।